जी हाँ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है एक आदमी ने। किसने उगला है, इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। मेरे अजीज, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप छोड़ कर मत जाना। चाहे शुरू के 5 मिनट सुन लेना बस, उसके बाद में आपको अच्छा लगे पैगाम तो देखना, वरना मत देखना। चाहे इसके अंदर इतने काम की बातें हैं कि ऐसे पत्रकार हिंदुस्तान के अंदर जैसे अभी हालात बने हुए हैं। और एक बात और बता दूं, राहुल गांधी जी को एक इंसान ने बहुत कुछ कह डाला। जी हाँ मेरे दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ किसने जहर उगला है आज इस वीडियो में सुनेंगे। एक पत्रकार की जुबानी और साथ में सलमान भाई का कुछ अहम पैगाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेके जाए। तो आप सबका टाइम न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है एक आदमी ने। किसने उगला है, इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। मेरे अजीज, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप छोड़ कर मत जाना। चाहे शुरू के 5 मिनट सुन लेना बस, उसके बाद में आपको अच्छा लगे पैगाम तो देखना, वरना मत देखना। चाहे इसके अंदर इतने काम की बातें हैं कि ऐसे पत्रकार हिंदुस्तान के अंदर जैसे अभी हालात बने हुए हैं। और एक बात और बता दूं, राहुल गांधी जी को एक इंसान ने बहुत कुछ कह डाला। राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है, हिंदुस्तान के किसी भी इंसान से पूछ लो, वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो कभी आपस में लड़वाना नहीं चाहते किसी को भी, और कभी भी वो सबका भला चाहते हैं। हर हिंदुस्तानी जानता है इस बात को। तो राहुल गांधी के खिलाफ क्या क्या अभी चल रहा है वो भी इस वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलेगा। मुसलमानों के खिलाफ जहर किसने उगला है वो भी देखने के लिए मिलेगा, और एक इतना अच्छा पैगाम जो पत्रकार मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। चलिए पहले आप खुद ही देख लीजिए। ये आपका अपना चैनल है सलमान कादरी रिएक्ट। अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो सलमान कादरी रिएक्ट पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सच्चे और अच्छे पैगाम आपको मिलते रहते हैं। आइए, वीडियो में बहुत कुछ देखना है, अभी आपको समझना है और जानकारी पूरी लेकर के जाना है। बराए करम, बराए मेहरबानी, प्लीज छोड़ कर मत जाना वीडियो को, क्योंकि इस पत्रकार की वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, रिएक्शन देने के लिए जा रहे हैं। ये सच्चे और पक्के हिंदुस्तानी और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले इंसान है, हमेशा सच बोलते हैं। आइए देखते हैं। अब राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की राजनीति काम नहीं आ रही है जी। तो अब राहुल गांधी को देशद्रोही, राहुल गांधी को अराजक, राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है। और इस हमले को कौन लीड कर रहा है? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया है। दूसरी तरफ आपके सामने हेमंत बिस्व शर्मा, मुसलमानों के खिलाफ फिर जहर उगला है इस शख्स ने। आज इस सवाल पूछना लाजमी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति सिर्फ जहर उगलकर कर सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, राजनीति के डीएनए में जहर है? यह सवाल लाजमी है और बहुत गंभीर सवाल है, और आज मैं प्रमाणित करने वाला हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा दिया है। कहीं ना कहीं उन्हें अराजक बता रहे हैं, देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो उनका बयान है, जो उन्होंने जारी किया, लंबा चौड़ा बयान, कहीं ना कहीं इसमें निहित है कि राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। मगर दिक्कत यह है कि अमित शाह जितना करारा प्रहार कर रहे हैं, वो खुद उस हमले में फंसते जा रहे हैं। और आज मैं उनके सामने चंद सवाल करूंगा जो कोई पत्रकार नहीं करना चाहेगा, मगर आज अपने मंच पर वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देश के सम्मानित गृह मंत्री ने राहुल गांधी के बारे में किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। आपके स्क्रीन पर सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे सवाल, और वो सवाल कौन कौन से हैं? सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को
फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को लाने का समर्थन करती है। यानी कि अमित शाह ने जिस तरह से राहुल गांधी पर प्रहार किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा दिए हैं। मगर आज चंद सवाल उनके साथ। क्या आपको जलन इस बात की हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया है? सबसे बड़ी बात, हम ये नहीं भूले हैं कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में आपने घाटी से एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। जी हां, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने कश्मीर में हालात सुधार दिए हैं, तो आपने घाटी में एक उम्मीदवार तक नहीं उतारा था जी। मगर सबसे बड़ी बात, आज आपसे चंद सवाल किए जाएंगे और वो सवाल बहुत जरूरी हैं। अमित शाह से मेरा पहला सवाल, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ 3 साल सरकार चलाई थी। क्या आप महबूबा मुफ्ती के सारे मंसूबों का समर्थन करते हैं? महबूबा मुफ्ती को जब धारा 370 हटाई गई थी, आपने नजरबंद कर दिया था। महबूबा मुफ्ती की देशभक्ति पर आप लगातार सवाल उठाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने सेल्फ रूल की बात की थी और महबूबा मुफ्ती के साथ आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 साल सरकार चलाई थी जी। और सबसे बड़ी बात, जिस उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला पर आप हमला बोल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। फारूक अब्दुल्ला उनके साथ लगातार थे। इसीलिए मेरा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उमर अब्दुल्ला स्वर्गीय वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। क्या वाजपेयी को आप ताना मार रहे हैं? जी हां, क्या अब इतने बुरे दिन आ गए अमित शाह के कि वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पर ताना मारेंगे? सबसे बड़ी बात, उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला, दोनों कश्मीर के मुख्य धारा के नेता हैं। क्या आप उन्हें पृथकतावादी नेताओं की फहरिस्त में डालना चाहते हैं? आपको यह अंदाजा है कि फारूक अब्दुल्ला और पृथकतावादी नेताओं को एक साथ परिभाषित करने से आप कश्मीर की राजनीति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? और देश के गृह मंत्री होने के नाते क्या यह आपको शोभा देता है? और आप धारा 370 का हवाला दे रहे हैं। मुझे आपके इस बयान पर हैरत होती है। सीधा सा सवाल, क्या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या राहुल गांधी विपक्ष में रहते हुए धारा 370 हटा सकते हैं? आप देश को गुमराह करने वाले और भ्रमित करने वाले बयान कैसे दे सकते हैं? इसीलिए मेरा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या धारा 370 कोई भी राज्य सरकार वापस ला सकती है? और सबसे बड़ी बात, इसके हटने के बाद आतंकवाद के खात्मे की जो आपने बात कही थी, वो तो अब भी जारी है। सवाल तो किया जाएगा ना। आपने कहा था धारा 370 हट जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपने कहा था नोटबंदी हो जाएगी तो उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जम्मू में हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और आपने उस पर खामोशी अख्तियार कर ली है। अमित जी, बताइए ना, जो जम्मू में हमारे एक के बाद एक सैनिक शहीद हो रहे हैं, उस पर आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? 370 हटने के बाद आपने जो जो वादे किए थे, वो वादे क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? ये सवाल हैं, ये किए जाएंगे और आप उससे बच नहीं सकते हैं। और आपने आरक्षण की बात की है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी की मुस्लिम परस्ती की बात कर रहे हैं। तो चलिए, आपके सहयोगी हैं तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, इनसे जुड़ा मेरा एक सवाल, आपका गठबंधन चंद्रबाबू नायडू के साथ है जो मुस्लिम आरक्षण कर रहे हैं। क्या आप भी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं? ये तमाम सवालात हैं अमित जी। आपको देश की जनता को बताना होगा कि जिस महबूबा मुफ्ती पर आप अब जाकर प्रहार करते हैं, उनके साथ आपने 3 साल सरकार कैसे चलाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर आपका गठबंधन हो जाता तब ये सवाल कभी नहीं उठते, मगर आपका पालतू मीडिया आपका दामन थामकर ये सवाल उठाएगा, बार बार सवाल उठाएगा। मगर इन सवालों के जवाब आप नहीं देंगे, आपका इकोसिस्टम नहीं देगा, आपके पालतू नहीं देंगे और आपका गोदी मीडिया भी नहीं देगा। मैं समझना चाहता हूं क्यों। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, जहरीले बयान देना, विपक्ष को देशद्रोही बताना, क्योंकि हो क्या रहा है कि राहुल गांधी को पप्पू बताने का जो टूल किट था वो धराशायी हो गया। मैं अपने कार्यक्रमों में आपको बार बार बता रहा हूं कि अब राहुल गांधी को देशद्रोही बताया जा रहा है, देश के खिलाफ काम करने वाला एक व्यक्ति बताया जा रहा है, बगैर किसी प्रमाण, बगैर किसी सबूत के। जी। भाजपा को लगता है कि बस इसी तरीके से वो राहुल गांधी को दबा सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और जैसे मैंने कहा, भाजपा का हर नेता आज की तारीख में जहर उगल रहा है। आपके सामने हेमंत बिस्वा शर्मा,
अपनी हर सभा, अपने हर भाषण में मानो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं आपको इनका बयान सुनाना चाहता हूं जो असमीज में है, और इसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पहाड़ों की कटाई की गई, तो आप जानते हैं इसके जवाब में हेमंत बिस्व शर्मा क्या कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? पत्रकार कहता है शाह आलम। इसके जवाब में हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि तुम जैसे लोग और यूएसटीएम यूनिवर्सिटी के महबूब उल हक जैसे लोग हिंदुओं को बचने नहीं देंगे, क्या उन्हें सरवाइव करने देंगे? यह जहर कहां से लाया जाता है? और हेमंत बिस्व शर्मा तो बार बार ये कह रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं, बगैर डरे ये कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि इनका इतिहास कांग्रेस का है और ये अपने अंदर इतना जहर पाले हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि अगर आप मुख्यमंत्री भी हों तब भी इस तरह का जहर उगला जाए? इससे पहले भी इनका विवादास्पद बयान आया था दोस्तों, और उस विवादास्पद बयान में कहा था कि बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए तो मैं मुख्यमंत्री बना हूं। मदरसा कौन सा दुकान है? मुल्ला पैदा करने का दुकान है। सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया था। अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही जो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं। हमारा असम का हालत अलग है, डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है, हिंदू अभी 65% है, तो बहुत सारे मदरसा चलता है, चलेगा। मैं जब सीएम बना मेरा पास फाइल आया कि मदरसा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला क्या कर रहे हैं मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। न्यूज 24 को दिए गए इस इंटरव्यू में इस व्यक्ति ने खुलकर कहा था कि मैं तो हिंदू मुसलमान करता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह व्यक्ति इसने संविधान की शपथ ली है और संविधान में कहा जाता है कि मैं निष्पक्षता से अपना काम करूंगा, मगर यह व्यक्ति लगातार जहरीले बयान देता है, बार बार जहरीले बयान देता है, और यह मुख्यमंत्री है। इनको झारखंड का इंचार्ज बनाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में अब किस तरह का जहर आने वाला है। सीधा सा सवाल। भारतीय जनता पार्टी के तमाम उल्टे सीधे काम ये करते हैं, जहरीले बयान देते हैं। उल्टे सीधे काम से मतलब आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब तख्ता पलट हुआ था तो असम की बागडोर इन्होंने संभाल रखी थी। तमाम जो विधायक मुंबई से गुजरात लाए गए थे और गुजरात से फिर गुवाहाटी लाए गए थे और इन्हें इस बात का जिम्मा दिया गया था, यानी कि संविधान की ऐसी तैसी करनी, देश के माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलने की इन्होंने कसम खा रखी है। पूरा एक टूल किट दिखाई दे रहा है दोस्तों। राहुल गांधी को देशद्रोही बताओ, देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, बार बार उगलो, लगातार उगलो। यह है माननीय गिरिराज सिंह, ये पाकिस्तान के अप्रत्यक्ष पर्यटन मंत्री हैं। अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि ये बार बार कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पर्यटन का बीड़ा संभाल रखा है। अरे भाई अगर आपको कोई कहेगा पाकिस्तान चले जाओ तो जाहिर सी बात है आपने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पर्यटन का कारभार संभाल रखा है जी। मैं जो कह रहा हूं ये मजाक हो सकता है, मगर जो ये व्यक्ति कहता है ये सिर्फ जहर है। इन्होंने अतीत में बयान दिया था कि जब बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था, सभी मुसलमानों को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। मुसलमानों को यहां रहने दिया गया, यह सबसे बड़ी गलती हुई। जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था फिर मुसलमानों को यहां क्यों रहने दिया? अगर उन्हें यहां रहने ना दिया गया होता तो आज ये नौबत ना आती। गिरिराज जी, अगर मुसलमान इस देश में ना होता तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद भी ना होता। जी हां, आपका वजूद भी नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए बनी हुई है कि वो मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से मुस्लिम नफरत को हटा दिया जाए तो आपको जो वोट्स मिल रहे हैं ना वो अचानक नीचे आ जाएंगे। सही बात। क्योंकि आपने देश के अंदर इस कदर जहरीली राजनीति पैदा कर दी है, इस कदर जहर पैदा कर दिया है। नतीजा यह कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके बहकावे में आ गया है और वो भी इस तरह की जहरीली राजनीति करता है, उससे प्रेरित है।
अगर मुसलमान इस देश में ना होता तो बीजेपी भी नहीं होती। ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए। बिल्कुल। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की राजनीति के डीएनए में जहर है तो क्या गलत है? प्रधानमंत्री खुलकर एक मंच में मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताते हैं, हिंदुओं को उनका नाम लेके डराते हैं। मैं जो आपसे बार बार कहता हूं, पिछले 10 सालों में हिंदुओं का जो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी ने किया है कि हिंदुओं को डराया है, धमकाया है, भड़काया है, उन्हें डरपोक बनाया है कि हम चले गए तो तुम पर मुगलों का राज आ जाएगा। और यह अतिशयोक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए, लगभग वही अंदाज है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन जाते हैं, वहां पर महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं, वहां जाकर ये कहते हैं कि हमारी सरकार वसुदैव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास रखती है। खुद इनके बयान क्या है? सबसे दिलचस्प बात, हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री के 173 भाषणों में से 111 बयान ऐसे थे जो सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ थे। सबसे बड़ी बात, आप सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर यह है शुभेंदु अधिकारी, वो कहते हैं कि अब मैं सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ, और बीजेपी में किसी अल्पसंख्यक नेता की जरूरत नहीं है, माइनॉरिटी लीडर की जरूरत नहीं है। सुनिए उन्होंने बांग्ला में क्या कहा। आमियों बोलेছি राष्ट्रवादी मुस्लिम, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। और फिर हम बोल सकते हैं रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर दानिश अली के बारे में क्या कहा था। ओम बिरला अध्यक्ष हैं लोकसभा के, क्या कोई कड़ी कार्रवाई की गई? बिल्कुल नहीं की गई। सुनिए क्या कहा था रमेश बिधूड़ी ने। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। आज इस कार्यक्रम का क्या मकसद था दोस्तों? इस कार्यक्रम का यही मकसद था आपको समझाना कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सिर्फ जहर है और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो खुलकर भड़काऊ जहरीले बयान देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई 2 रुपल्ली ट्रोल। देश के गृह मंत्री अमित शाह को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो राहुल गांधी का क्या जवाब दें, तो राहुल गांधी को बार बार देशद्रोही बताया जाता है, उन्हें अराजक बताया जाता है, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। मेरा यह कहना है मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बहस कीजिए ना। मुद्दे पर अगर आप कांग्रेस की आलोचना करना चाहते हैं तो बहुत से मुद्दे मिल जाएंगे, मगर सबसे बड़ा सवाल, आप पिछले 10 सालों में क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहे हैं, मगर अब तक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल का जवाब नहीं दिया
कि उत्तर प्रदेश में जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी तो आरक्षण की अनदेखी क्यों की गई? क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई? सबसे बड़ी बात, उच्च स्तरीय नौकरशाही में जब भर्ती की जा रही थी, आपने बाकायदा सरकारी विज्ञापन दिया था, तब आरक्षण की अनदेखी क्यों की गई? क्योंकि आपके जितेंद्र सिंह मंत्री जी हैं, वो खुद कह रहे थे कि भाई इसमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। मगर जब बवाल हुआ, आपके सहयोगी दलों ने बवाल किया, तब आपने यू टर्न ले लिया। ये सवाल किया जाएगा ना, पहले इन सवालों का जवाब दीजिए अमित जी, उसके बाद इधर उधर की बातें कीजिए। अब जी साहब, दे दी इजाज़त आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अच्छे अंदाज में इतना कुछ बताया, सरकार के बारे में बताया, अमित शाह जी के बारे में बताया, राहुल गांधी जी के बारे में बताया, और जो नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं उनके बारे में भी आपने बताया। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा था, फिर कह रहा हूँ, ये एक ऐसे पत्रकार हैं और इन जैसे और भी कई सारे हैं। एक क्या नाम है उनका, रवीश कुमार साहब भी हैं। ये हैं तो गैर मुस्लिम, ये हैं तो हिंदू, लेकिन ये वो वाले हिंदू नहीं है जो नफरत, हमेशा नफरत बोने का काम करते हैं। ये प्यार मोहब्बत वाले हिंदू हैं। ये ऐसे हिंदू हैं, जो सच्चा हिंदू होता है वो ऐसा ही तो होता है मेरे अजीजों, जो हमेशा सबको एक नज़र से देखे। यहाँ कितने दिन जीना है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है भाई। 1 सेकंड में मौत आ जाएगी, पता नहीं चलेगा कब पटाखा सा फूट जाएगा। तो जितने भी हिंदुस्तानी हैं, प्यार मोहब्बत से सुकून से रहें और इस वीडियो को नफरती और चिंटियों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि किस तरीके से क्या क्या देश के अंदर चल रहा है, सरकार क्या कर रही है और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। चलिए, बहरहाल हमें भी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कोई नई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें सलमान कादरी रिएक्ट से, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज पर सलमान रजा कादरी 2 है जो पेज का नाम है। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चलिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई रिएक्शन वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।